बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हरियाणा के एक छोटे से गांव जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में था, उसका रहने वाला लड़का क्या एक वजीर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, या चीफ मार्शल लॉ बन सकता है, या एक जनरल बन सकता है। जी हाँ, मैं आप लोगों को आज की बात बताने जा रहा हूँ कि 1907 में पैदा होने वाला ये लड़का, इसका नाम जनरल अयूब खान, जिसको अयूब खान, मोहम्मद अयूब खान भी कहा जाता है। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में पता करें कि सबसे पहले कि ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी बन चुका है, और प्रेसिडेंट में इसने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में रिफॉर्म और सबसे ज़्यादा तरक्की इसके दौर में हुई। तो अर्ली बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये हरियाणा के एक गांव, छोटे से गांव में रहता था, और ये 1907 में पैदा हुए। तो एक अपने अपने ही गांव के एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था, और ये हायर एजुकेशन के लिए फिर बाद में अलीगढ़ कॉलेज चला गया। अलीगढ़ कॉलेज से ये बाद में रॉयल मिलिट्री एकेडमी 1926 में चला गया। रॉयल मिलिट्री एकेडमी के बाद ही 2 साल बाद 1928 में ये जाकर मिलिट्री को ज्वाइन कर लेता है। इस छोटे से लड़के का ये सफ़र मिलिट्री का तो आप लोगों को पता चल गया, लेकिन मिलिट्री के बाद, इसके बाद क्या हुआ। मिलिट्री के बाद बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता रहा इसके साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ, ये सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर शामिल हुआ फौज में। उसके बाद ये इसने जाकर 19 वर्ल्ड वार सेकंड भी लड़ी, जो 1939 में लड़ी गई, और 1948 में, सॉरी 45 में ख़त्म हुई। तो इस लड़के ने जाकर आर्मी को ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद जब 1943 था तो इसे इसे लेफ्टिनेंट कर्नल बना लिया गया जब फर्स्ट फेस ऑफ बर्मा का चल रहा था। उसके बाद में इसे 1 साल बाद इसे मेजर का रैंक दे दिया गया, परमानेंट रैंक। उसके बाद जाकर बाद में फिर ये ऊपर, मतलब कि मेजर से ऊपर तक इसको रैंक मिल गया। उसके बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान में इसने पाकिस्तान की कमान को संभाला। पाकिस्तान की कमान को जैसे ही संभाला, तो जब प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान आए तो इसने इसे हिलाल जुर्रत भी का अवार्ड भी दिया, और 1953 में ये एक जनरल की हैसियत रख गया। ये मतलब 1953 में इसे मेजर जनरल बना दिया गया। उसके बाद जब जैसे ही पाकिस्तान के हालात बिगड़ने लगे, तो उसके बाद इसे डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी बना, डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर भी ये काम करता था। तो उसके बाद जब पाकिस्तान में हालात बिगड़ना शुरू हुए, और HS सरहदी को हटाने की लॉ ऑफ वांट ऑफ कॉन्फिडेंस जनरल असम्बली में पास कर दी गई। तो उसके बाद फिरोज़ खान नून बन गए, और उसके बाद भी काफ़ी सारे हड़तालें और काफ़ी सारे मुजाहरे होते रहे। तो इसके लिए 1958 में अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा के कहने पर मार्शल लॉ लगाया। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो का मेन मकसद ये था कि अयूब खान के रिफॉर्म्स और अयूब खान ने हमारे मुल्क को क्या तरक्की दी। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो अयूब खान के बारे में, कि हम लोग बात करेंगे किसके इसके इरा में, इसके दौर में कौन कौन से हमारे मुल्क में रिफॉर्म्स आए, और हमारे मुल्क में क्या क्या अच्छा हुआ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अयूब खान ने जैसे ही प्रेसिडेंट मार्शल लॉ इम्पोज किया, तो उसके बाद अयूब खान ने काफ़ी सारे रिफॉर्म लाने की कोशिश की। जिस तरह हम देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 को ख़त्म करके 1962 के लिए उसने चीफ जस्टिस, जो उस तक मोहम्मद शहाबुद्दीन था, उसको कहा गया कि हमें न्यू कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसके सामने पेश कर दिया गया, तो अनसेटिस्फाइड था उस कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि वो साइंस से अनसेटिस्फाइड था, उसे पूरा एतमाद नहीं था, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ थी। और उसके बाद
बात की जाए तो 1962 के जो आयन था, तो उसमें पाकिस्तान को सॉरी इस्लाम को रिस्पेक्ट तो दी गई थी, लेकिन इस्लाम को एज अ मतलब कि जो कंट्री है, कंट्री के लिए नहीं किया गया था, उसमें मतलब कि डिफाइन नहीं किया गया था। तो उसने एक बिल भी मंजूर किया था, वो क्या था, इस्लामिक लॉ बेस के जो हस्बैंड है, उसे जब वो दूसरी शादी करेगा तो फर्स्ट वाइफ का जो भी अखराजात और उसकी चाइल्ड के जो भी अखराजात होंगे वो हस्बैंड ही अदा करेगा, शोहर ही अदा करेगा। तो उसके बाद अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसे एग्रीकल्चर सेक्टर में हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो रिफॉर्म लाई है वो भुट्टो ने लाई है, लेकिन ये गलत है। तो सबसे पहले रिफॉर्म लाने भुट्टो, उस वक्त जब प्रेसिडेंट बना अयूब खान, तो उस वक्त भुट्टो जो था डिफेंस मिनिस्टर, आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर काम करता था। तो रिफॉर्म लाई तो उसमें तकरीबन जो इरिगेशन जिसमें ज़राअत जिसमें काश्तकारी होती थी वो 500 एकड़, और जो नॉन इरिगेशन जिसमें काश्तकारी नहीं होती थी वो 1000 एकड़ एक आदमी के पास हो, मतलब एक आदमी के पास होना चाहिए, इससे ज़्यादा वो नहीं रख सकता था एग्रीकल्चर रिफॉर्म में। और बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर रिफॉर्म में उसके दौर में कैनाल सिस्टम बेहतर हुआ, और कैनाल सिस्टम पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में बन गया, और काफ़ी सारी हुई। पाकिस्तान में रिफॉर्म लाने के लिए उसने न्यूक्लियर पावर भी बनाया। न्यूक्लियर पावर उसने दो बनाया, एक कराची में बनाया और दूसरा ढाका में बनाया। ढाका में बनाया, आपको पता है ढाका और पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों ही सेम ही थे, एक ही पाकिस्तान में थे, तो उन्होंने दोनों में बना दिया। तो उसके बाद एक ऑयल रिफाइनरी बनाई जो कराची में बनाई। और आप लोगों को पता है कि डैम्स पाकिस्तान में पहले जो बनाया तो वो बनाया था अयूब खान ने। अयूब खान ने 1960 में डैम्स बनाया। एक तो तरबेला डैम आपको पता है, और एक मंगला डैम, और थर्ड ढाका में थर्ड टेक्सला जो मतलब के मशरक़ी पाकिस्तान में बनाया उसने। तो उसके बाद बात की जाए कि पाकिस्तान में पावर प्लांट भी उन्होंने यही किया कि दो पावर प्लांट लगाए, एक कराची में लगाए और एक ढाका में लगाया बनाए। तो 1963 में मसला हुआ कि चाइनीज़ और पाकिस्तान में एक बॉर्डर लाइन बनाने के लिए, तो उन्होंने बॉर्डर लाइन बनाई 1963 में पाक और चाइना में, तो वो भी बहुत सक्सेसफुल है। आपको पता है कि 1965 की सॉरी इंडस रिवर जो मतलब कि इंडस ट्रेजरी जो थी, जो मतलब कि पानी का मसला था, पानी का मसला भी इसके ही दौर में हुआ। पानी का मसला 1960 में हुआ, जिसको सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने अहम किरदार अदा किया, और दोनों ममालिक के दरमियान वाटर ट्रेजरी करवाई गई, जिसमें तीन दरिया पाकिस्तान को दी गए और 3 दरिया इंडिया के हवाले कर दिए और इंडिया को दे दिए गए। अगर बात की जाए ताशकंद एग्रीमेंट, तो ताशकंद एग्रीमेंट क्या था, आप लोगों को पता है कि 1965 में वार हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी और 17 डे की ये वार थी। तो इस वार को ख़त्म करने के लिए कुछ उन्होंने भी इंडिया वालों ने भी हमारे मतलब के आर्मी पकड़े थे, कुछ पाकिस्तान वालों ने भी पकड़े थे। इस वार को ख़त्म करने के लिए यूएसएसआर ने अपना रोल किरदार अदा किया था, सोलवेंट यूनिट ने अपना किरदार अदा किया था और दोनों ममालिक के दरमियान वार की जंग बंदी करवाई थी, जिसको ताशकंद एग्रीमेंट कहा जाता है, जिसमें कुछ एग्रीमेंट भी थी। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप की बात की जाए तो उस वक्त पाकिस्तान के, इसीलिए तो कहा जाता है कि अयूब खान इसका अमेरिका का यार या कुछ और कहा जाता है, लेकिन ये तो एक सिपाही मिशन था जिसमें तकरीबन ये 1962 में हुआ, जिसमें एक प्लेन उड़ता है पेशावर के एयरबेस से, जिसको अयूब खान ने अमेरिका को यूज़ करने की परमिशन दे दी थी, इजाज़त दे दी, जहाँ से उड़ता है और जाकर यूएसएसआर पर हमला कर देता है, सोलवेंट यूनिट पर हमला कर देता है, बमबारी कर देता है। जब वो पकड़ा जाता है तो लोकेशन पता चलती है, तो पाकिस्तान से ये पेशावर के एयरबेस से
उठता है और जाकर सोवियत यूनियन में, फिर सोवियत यूनियन पाकिस्तान को धमकी देती है कि पाकिस्तान पर बमबारी करेगी। तो उसके बाद ये मामला भी ठंडा हो जाता है और अयूब खान फिर 1969 तो उसमें तो सिपाही वार में सिपाही मिशन में तो पाकिस्तान मतलब कि अपने आप को सेट कंफर्म कर लिया कि ये मैंने नहीं किया, तो ये अमेरिका का ही एजेंडा था। तो उसके बाद बात की जाए तो बगदाद पैक्ट, सेंडो पैक्ट क्या था, तो ये एक एग्रीमेंट था पाकिस्तान, तुर्की, इराक, चाइना एंड ईरान के दरमियान, जिसमें पॉलिटिकल, सिविल एंड मिलिट्री के जो डिफेंस सिस्टम था उसको बेहतर बनाने के लिए उसने एक रिफॉर्म किया। 1953 में अयूब खान ने जाकर तुर्की का भी दौरा किया कि तुर्की में जाकर देख कर कि तुर्की के ट्रेडिशन, मिलिट्री ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए और उसके मिलिट्री ट्रेडिशन को देखने के लिए। तो उसके बाद बात की जाए कि अयूब खान का इरा कैसे ख़त्म हुआ और किस तरह से, काफ़ी सारे आपको जीडीपी के बारे में बता दूं कि जीडीपी जो थी अयूब खान के दौर में 6.8 थी, 6.8 जीडीपी थी। और अगर बात की जाए जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोग्रेस रेट था वो 15% था, और एज कंपेयर टू इंडिया के वो 3 टाइम ग्रेटर था। आजकल देखा जाए तो हमारे मुल्क में ये चीज़ नहीं है, और हमारे मुल्क में बात की जाए तो हमारे मुल्क में आजकल तो इंडिया से काफ़ी सारे लॉस पे हैं हम तकरीबन। तो हमें आप लोगों को ये बात तो पता चल गई कि अयूब का दौर हमारे लिए सुनहरी दौर था। और इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी अयूब खान में लाया था, और इसको ग्रेट डिके कहा जाता है। जी हाँ, ग्रेट डिके इसलिए कहा जाता है क्योंकि अयूब खान ने, ग्रेट डिके भी कहा जाता है क्योंकि काफ़ी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और काफ़ी सारी कंपनियों ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में कायम होना शुरू हो गई। एक और बड़ा लॉस जो अयूब खान के दौर में हुआ वो था कि अयूब खान को टैक्स और मतलब कि जो दूसरे इम्प्लीमेंटेशन थे वो आना बंद हुई, टैक्स मिलना बंद हुई, क्योंकि जो लैंड था वो अशराफिया के पास था पाकिस्तान में। उस वक्त जो पाकिस्तान में 22 फैमिलीज ऐसी थी जो तकरीबन 60% ऑफ पाकिस्तान का रेवेन्यू अपने नाम करती थी, 60% ऑफ रेवेन्यू और मनी जो उनके पास जाता था, और तकरीबन 80% बैंकिंग और इंश्योरेंस उनके नाम थी। तो इस वजह से भी ये अयूब खान को बहुत बड़ा लॉस हुआ। और अयूब खान के बारे में आप लोगों को मैं काफ़ी सारा बता चुका हूँ, और कुछ मेरे से रह गया तो इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से अयूब खान के बारे में बताऊंगा। तो अयूब खान का दौर किस तरह ये फाज में चला गया और किस तरह, सबसे पहले आप लोगों को बात करूं तो 1965 से ही अयूब खान का दौर की डिक्लेरेशन, मतलब कि अयूब खान की फेमस कम होना शुरू हुई थी, क्योंकि जब फातिमा जिन्ना ने इलेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया था, और फातिमा जिन्ना ने भी अपने लिए पाकिस्तान के लिए इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो उस वक्त अयूब खान तो जीत गया था, लेकिन बाद में जब मशरकी पाकिस्तान में मुजाहरा होना शुरू हुए तो अयूब खान ने रिज़ाइन दे दिया और अपनी जगह पर एक जनरल को बैठा दिया। तो उसके बाद अयूब खान का इरा ख़त्म हुआ, और अयूब खान 1974 में इस दुनिया से चले गए। आप लोगों को कैसी लगी ये मेरी वीडियो? अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट्स कर देना, लाजमी कर देना। और अयूब खान के इरा के बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स कर देना कि ये इरा हमारे लिए एक अच्छा मतलब एक अच्छा दौर था, या हमारी कंट्रीज़ के लिए और हमारे जीडीपी के लिए और हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए एक अच्छा दौर था। तो आप लोग मेरे कमेंट्स में कह देना कि अयूब खान का दौर बड़ा अच्छा था, लेकिन काफ़ी सारे नेगेटिव पहलू भी इसके बारे में बताए गए हैं कि अयूब खान कि मुल्क की इकनॉमिक, मुल्क के मुआशी मसाइल और मुल्क के लिए सही नहीं था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।